अब बारी है कार्यक्रम लेखक से मिलिए की, जिसमें हम मिलेंगे बलराम गुमास्ता जी से। इसके ठीक तुरंत बाद हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ साहित्यकार श्री धनंजय वर्मा जी से। तो आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मित्रों नमस्कार। विश्वरंग के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित और बहुपठित कवि बलराम गुमास्ता जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। बलराम गुमास्ता जी से आप अक्सर इन मंचों पर मिले हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि अक्सर उनके साथ हमारी बातचीत विचार विमर्श चलता रहता है। वे एक महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कविताओं में वैविध्य और विविधता बहुत भरपूर तरीके से हम पाते हैं। जहाँ वो जीवन के दार्शनिक मूल्यों से भी टकराते हैं, उस पर बात करते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों को भी सामने लाते हैं, वहीं दूसरी ओर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा में बलराम जी जिस शिद्दत से और जिस ताकत से अपनी स्थापनाओं को जुटाने में लगे रहते हैं, ये एक कवि के रूप में उनके जो सरोकार हैं वो बहुत बेहतर और हम लोगों को लिए प्रेरणास्पद हैं। बलराम जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद साहब। और उम्मीद करता हूँ कि आज आपके सानिध्य में हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जिनसे हम अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं। विशेष रूप से आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपका बायोडाटा देखा हुआ है, तो आपने मझौली के एक छोटे से गांव से प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की और फिर आप कृषि विश्वविद्यालय में भी पढ़े। फिर आपकी डॉक्टरेट जो है वो आपने रीडिंग विश्वविद्यालय यूके में ली हुई है जी। तो एक गांव से लेकर के आप विदेश तक आपने शिक्षा ग्रहण की है। अच्छा, बेसिकली आप एक इंजीनियर हैं और ये माना जाता है कि विज्ञान के विद्यार्थी का साहित्य से क्या वास्ता है, लेकिन ये दोनों आपने आयाम इस तरह से निभाए हैं कि जहाँ पर आपके एक वैज्ञानिक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है, वहीं पर कवि के रूप में आपको बहुत जाना माना जाता है और आपने बहुत देशों की यात्रा भी की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक बलराम जी के 4 कविता संग्रह, जो बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, वो प्रकाशित हुए हैं। नीम से पुते मलयागर, विष्णु नाट्य कंपनी, नामवर और कवि कपूत। कवि कपूत उनका भी हाल में प्रकाशित हुआ है और इस काव्य संग्रह की देश के साहित्य जगत में बहुत चर्चा भी हो रही है। मैं आपसे एक सीधा सिंपल बात जानना चाहता हूँ कि एक आपका ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के बाद, फिर वैज्ञानिक पढ़ाई करने के बाद, इस पूरे परिदृश्य में फिर नौकरी के सिलसिले में आप देश के उन दुर्गम इलाकों में आप गए जहाँ पर सामान्य रूप से हमारे देश के नौजवान जाते नहीं हैं, और वहाँ बरसों रहे, वहाँ की संस्कृति से आपका मेलजोल हुआ और वहाँ पर भी आपने ऐसे काम किए जो कि वहाँ आज भी जाने जाते हैं। तो इस पूरी संपूर्ण यात्रा में, जिसमें आपके बहुत सारे संघर्ष रहे, आपके शारीरिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष तमाम रहे, इन सब में के बीच में संघर्ष करते हुए आपने कविता की छाप कैसे गई, कैसे प्राप्त की? नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सबको विश्वरंग 2020 की बधाई। और ये सौभाग्य की बात है कि उसका इस तरह से हिस्सा बनना, एक ऐसा कार्यक्रम जो आज दुनिया के 15 देशों में एक साथ मनाया जा रहा है और जिसकी गूंज पूरे विश्व लेवल पर है। तो आपने जिन बातों को सामने रखा मुकेश जी, ये सौभाग्य ही था हमारा कि गांव के स्कूल की शिक्षा, और उसके बाद उस समय कुछ ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने सुविधाएं तो जैसा कि आप भी जानते हैं उस समय उतनी नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद का जो पहला बैच होगा, जो पहला जो संघर्ष करके थोड़ी बहुत
लोग जो अपना अवसर जिनको बने उनमें मैं भी भाग्यशाली एक कहिए कि गांव से निकल के जबलपुर आया, वहाँ से इंजीनियरिंग हुआ, फिर मास्टर डिग्री करने के लिए पंतनगर भी जाना हुआ, लेकिन वो किसी वजह से अधूरा छूटा और इस बीच में अरुणाचल ज्वाइन किया मैंने। अरुणाचल उन दोनों केंद्र शासित प्रदेश होता था, 110 वहाँ ट्राइबल्स रहते थे, उनकी बोली भाषा, अकूत जिसको कहना चाहिए प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब का सामना हुआ और ऐसे कठिन परिस्थितियों में रहना भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें अंदर से आपको प्रकृति के प्रति, मूल्यों के प्रति, मनुष्यता के प्रति सोचने का अवसर भी देती हैं। और कविता का तो कुछ था शुरू से कि जब मैं पढ़ता था तब भी जबलपुर में उस समय बेकल उत्साही और ये सब गीत लिखा करता था, तो इन लोगों के साथ मंच पे मैंने पढ़ा है, इन बड़े लोगों के साथ। तो बाद में फिर धीरे धीरे जैसा कि होता है। प्रकाशित कविता आपकी कहाँ हुई? पहली प्रकाशित कविता तो जबलपुर के कुछ मैगजीन्स में, जो कॉलेज मैगजीन्स में जैसा शुरू होता है उसमें हुई, और फिर अरुणाचल में काफ़ी पूरा एक संग्रह जो पहला नीम से पुते मलियागर है, ये अरुणाचल में लिखा गया। 82 में 82 में मैं यहाँ आया लौट के, और फिर गैस कांड और ये सब हुआ। फिर थोड़ा पीछे चले तो आपका जो शिक्षा काल था और आपका जो बचपन था, आपके जो पढ़ाई के प्रारंभिक दिन थे, इनमें आप ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसने आपको बहुत मदद की हो, बहुत प्रभावित किया हो, बहुत आगे बढ़ने को प्रेरित किया हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि गांव से बिल्कुल वह एक नंद किशोर खंडेलवाल जी हमारे मित्र, जो जबलपुर में हमारे साथ थे कॉलेज में, और हम लोग चूँकि गांव से आए थे तो एक अलग मानसिकता, एक अलग किस्म की असुविधाएं, तो वो काफ़ी बड़े परिवार से थे, पैसे वाले पर, लेकिन वो इतने गहरे दोस्त थे। पिछले बरस उनका वो हमें छोड़ के चले गए, प्रोफेसर थे वहाँ JNKV में। लेकिन मेरे को याद है कि जब जबलपुर से इंजीनियरिंग पास किया तो मास्टर डिग्री करने जाना था, तो वो मेरे लिए अटैची जबलपुर से उनने ख़रीदी। उनको मालूम था कि इसके पास अटैची नहीं होगी, कपड़े कुछ खरीदे, और वहाँ जाके मेरी इंटरव्यू की तैयारी कि पंतनगर में आपको एडमिशन लेना, CSIR की फेलोशिप लेनी। तो ऐसे ऐसे भी मित्र थे। वो घर से देसी घी का खाना आप अक्सर बना के लाते थे। और शिव और कुमार जो गुमास्ता, हाँ वो छोटी नौकरी में थे, लेकिन उनने अपनी उस सीमित तनख्वाह जो मेरे ख्याल 300-350 रही होगी, उसमें भी वो 100 रुपये महीने हमारे लिए भेजते थे, और वो 100 रुपये में फिर हमें हॉस्टल के खर्चे, खाना, ये सब करना पड़ता। अच्छा, तो जब आप कविता के क्षेत्र में आए जी और प्रकाशित होने लगे तो एक साहित्यिक संसार से आपका वास्ता हुआ, फिर उसमें ऐसे कौन से कवि या ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आपको प्रभावित किया? कोई कवि गुरु रहा है कि आपका? नहीं, गुरु तो क्या, लेकिन बहुत लंबा साथ नवीन सागर का मिला। बाद में फिर उनने अपने गुरु मुकेश वर्मा से मिलवाया। सौभाग्य है कि आज वो यहाँ हमारे साथ हैं। तो एक पूरा वातावरण बनने लगा। जब मैं लौट के अरुणाचल से यहाँ आया 81 में आ गया था, और मैंने यहाँ केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में इंजीनियर के पद पे यहाँ ज्वाइन किया। इसी बीच में वो, जैसा आपने कहा, विदेश में, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया है रूरल सोशल डेवलपमेंट में, रेडिंग यूनिवर्सिटी UK से किया है। और ये अवसर हमें मिला, एक ब्रिटिश काउंसिल का अवार्ड होता है, एक राष्ट्रीय अवार्ड होता है, काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है वो, जिसमें आपको काफ़ी पैसा मिलता है और बाहर भी जाके आपको अध्ययन करना होता है, डिग्री करनी होती है। और कुछ देशों को भी वो भ्रमण कराते हैं जिसमें आपको राजनीतिक सामाजिक अध्ययन आपको उनका करना होता है। तो ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, चेक रिपब्लिक में भी जाना हुआ, उसका अध्ययन समाज का। अच्छा, रूस, उस समय रूस के टूटने के बाद जो कुछ यूरोपियन हिस्से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, चेक वगैरह जो हैं, पोलैंड वगैरह, तो वहाँ की जो राजनीतिक सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करने का अवसर मिला। तो कुछ कविताएं उस पर भी हैं। कोई कविता हो उस पृष्ठभूमि की जी, तो वो हम लोग सुनना चाहेंगे, और उसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं वो सुना दीजिए, क्योंकि हम आपसे और भी कविताएं सुनना चाहेंगे। जी। तो जैसे कि हेनरी हैवलॉक एक कविता है, इसका कुछ अंश हैं जिसमें कहीं फैंटेसी का भी उपयोग है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि आप फैंटेसी कविता में करिए, वो आज़ादी है आपको। एग्जेगरेशन भी आप कर सकते हैं, फैंटेसी का उपयोग भी कर सकते हैं, तमाम बिंब ऐसा कुछ दूर की कौड़ी भी ला सकते हैं, लेकिन अंततः होने ये चाहिए कि आपका जो सरोकार है वो आपके सरोकार बने, वो ज़मीन से आपको जुड़ना चाहिए अंत तक। आप देखें कि जहाँ भी इस तरह फैंटेसी और उसका उपयोग हुआ, मैंने कोशिश की
कि आपकी ज़मीन न छूटे। जो कहते हैं ना पहलवान की पकड़ ज़मीन होती है, ऐसे राइटर्स की भी अपनी एक दृष्टि होती है पूरे उसके रचना कर्म की। वो प्रकाश डालती है कि अंततः उसका सरोकार क्या है और उस सरोकार से वो कितना ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक जिक्र है, पहले क्या होता था कि वहाँ एक ट्रफलगार स्क्वायर है लंदन का, जिसमें बहुत सारे कबूतर, करीब मेरे ख्याल 50,000 कबूतर वहाँ बरसों से, सैकड़ों साल से पले हुए थे। आश्चर्य आप कहेंगे कि ये कविता प्रकाशित होने के बाद, ये बॉम्बे से भी प्रकाशित हुई, सामना ने इसको छापा, एक आश्चर्य की बात है, जबकि इसमें गांधी हत्या और उसको लेके भी प्रश्न किया गया है, लेकिन सामना ने एडिट करके छापा। उसमें निर्मल वर्मा, मैं और सुधीर सक्सेना, पहला जब हिंदी का सामना निकला तो ये कविता उसमें छपी। एक छोटा सा टुकड़ा है इसमें। अन्य सैलानियों की तरह मैं भी खरीदता हूँ 25 पैंस में अनाज के दाने और चौराहे पर बिखेर देता हूँ, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए अपने पूर्वजों का करता हूँ तर्पण। कबूतर जब चुग रहे होते हैं बिखेरे गए अनाज के दाने, मुक्त कर रहे होते हैं सुसुप्त पड़े बीज में सोया उसके जन्म का समय। ब्रिटिश साम्राज्य में कभी न डूबने वाला सूरज जब डूब रहा होता है बकिंघम पैलेस के ठीक पीछे, तब विंडसर कैसल में रखी टीपू सुल्तान की पगड़ी थोड़ी और तन जाती है। तो इस तरह के प्रसंग इसमें खूबसूरत प्रसंग आते हैं। एक और देखिए, बारबरा लिपट कर करती है इतना प्यार कि हम सहजता से पार कर रहे होते हैं रंग और भेद की सनातन नदी। 80 बरस की मार्गरेट जब फेरती हैं मेरे गर्म माथे पर हाथ, ममता के विलुप्त तारों को छेड़ती हैं कुछ इस तरह कि मैं नींद से उठकर सुनता रहा हूँ न जाने कितनी रातें विस्मृति में डूबती जा रही लोरियों की बहुत धीमी आवाज़। बहुत मार्मिक कविता है। इन सबके ही सहारे ही पूरे प्रवास भर में निभाता रहा सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका, यहाँ तक कि क्रिस जब बड़े मनोयोग से कर रही होती मेरे कमरे की सफाई, मैं बता रहा होता उसे मानवीय सरोकारों और भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में। यूँ तो चुपचाप सुनती थी वह, लेकिन अचानक एक दिन पूछ बैठी, या इट्स देयर बट टेल मी मिस्टर गुमास्ता वाई यू पीपल किल्ड महात्मा। सर, एक आपकी जन्मना कविता है और जिसमें माँ तुंदियल गणेश को छपाक छपाक पानी, अगर वो कविता भी सुनाए, क्योंकि बड़ी मार्मिक और गांव की स्मृति भी है, उसमें हमारे पूर्वजों की स्मृति भी है, हमारी परंपराओं का हमको बोध होता है, और वो कविता बहुत ही सुंदर कविता है। जन्मना कविता है, इसमें भी देखिए अपने सरोकारों को लेके, और ये जो वैश्विक परिदृश्य है, ये हम मानते हैं कि ये जो साहित्य है, संस्कृति है, ये सबसे मुखर आवाज़ है जो प्रजातंत्र की आवाज़ है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अगर कोई भाषा, कोई आवाज़ है तो वो ये सांस्कृतिक हमारा जो प्रतिरोध है, तो पूरी दुनिया के लिए इसीलिए विश्व रंग की महत्ता बढ़ जाती है कि आज हम देखते हैं कि पूरे यूरोप में जिस तरह से, और एशिया में भी जिस तरह से दक्षिणपंथी अतिवाद का उभार हो रहा है, इस समय सांस्कृतिक आंदोलन की बहुत ज़रूरत है, जिसका कि विश्व रंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी रचनाओं के साथ इसमें इस तरह शामिल हैं और अपनी बात आपके साथ साझा कर पा रहे हैं। जन्मना में भी आप देखें तो इसमें जिस तरह जी दोनों हैं, और इसमें वो भी है, जैसे फैंटेसी की बात आप करते हैं, तो फैंटेसी को भी ये मानता हूँ मैं कि इसका भी एक वैज्ञानिक आधार तो बनना चाहिए। फैंटेसी आपको ये आज़ादी अकारण नहीं देती कि आप कुछ भी मतलब शून्य में क्रिएट करेंगे और जिसके सरोकार नहीं हो आपके, तो अंततः आपको सरोकार से वो जोड़ेगा। जैसे कि एक कविता है, इसमें लेटो मासल कविता में एक लाइन है कि चित्र से होकर एक पगडंडी मेरे सामने दूर तक फैली है, जिस पर करीने से बिछाई गई है रेत और बजरी, मैं उस पर धीरे धीरे रखता हूँ पैर और किसी विलुप्त नदी की पदचापें सुनता हूँ। तो ये आपकी कविता आप आगे भी बहुत सुंदर है। मैं कबाड़ में रखे उसकी तरह बसता हूँ। जी जी, वो भी है, मैं आपको इसमें है। जन्मना का रेफरेंस थोड़ा सुना। तो जन्मना कविता है, यह रहा मूर्ति वाला मुख्य चौराहा,
अब आप देखिए संज्ञान है, आज तमाम जगह मूर्तियां गिराई जा रही। ये कब की कविता है? आज से 30-40 साल पहले। लेकिन मूर्ति के मूर्ति का जो अर्थ है क्या है और कौन लोग हैं जिनकी मूर्तियां हैं, आज जगह जगह आप देख रहे हो मूर्तियां पब्लिक गिरा रही है जाके। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अवान्तर नहीं है जी आपकी, लगभग अधिकतर कविताओं में एक छोटी बच्ची क्यों रहती है और ये बच्ची को प्रति आप उन्मुख होते हैं? जी, या ये बच्ची जो है वो आपके भीतर का वो कवि है? नहीं, वो बच्ची जो है वो सहज प्रकृति है, वो जो पूरे जीवन का संज्ञान लेती है। उसमें कोई घालमेल नहीं है, उसमें कोई राजनीति नहीं है, उसमें किसी किस्म का खेल नहीं है। तो बच्ची वो जो इनोसेंट प्रश्न करती है, आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम इसलिए है कि वो एक ऐसा पवित्र प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है, आपके रचना कर्म में देना है, आपकी कविता में देना, आपकी कहानी में देना है, आपके गाने बजाने, संस्कृति, डांस सब में है। तो उस भाषा को तो मुखर करना है, मजबूत करनी है। और ये तो यूनिवर्सिटी, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर और आप सबके सदप्रयासों से जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही उपयोगी और ज़रूरी है आज समाज के लिए। और एक और जो आपने कहा था, इसमें वो प्रश्न भी है जो पर्यावरण को लेकर है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह विज्ञान है, गांधी जी की बड़ी चिंता रहती थी कि विज्ञान में जो लालच भर गया है, ये जो शोषण का मामला बना है, अंततः ये लोगों की गरीबी और परेशानी का कारण बना और तमाम किस्म की जिसको आप हिंसा कह रहे हैं उसका कारण बना। और यहाँ दूसरी तरफ जो दक्षिणपंथी उभार है, अतिवादी, उसने धर्म का उपयोग किया और धर्म में हिंसा का ब्लेंडिंग कर दी, जोड़ दिया। तो ये दोनों चीज़ें बहुत भयानक है मनुष्य जाति के लिए। और ये तक अनुमान है कि अगर मनुष्य का लालच इसी तरह बढ़ता रहा तो 27 धरतियों के संसाधन भी कम पड़ेंगे। एक धरती तो बात अलग है। तो गांधी जी भी कहते थे कि वैसे तो पूरे विश्व और दुनिया के जीवन जगत के लिए एक पृथ्वी उपयुक्त है उसके ज़रूरतों को पूरा करने, लेकिन लालची एक आदमी का भी लालच पूरा करने में धरती असमर्थ है। तो ये चिंताएं कविता की भी हैं, ये कविताएं कहानी की भी हैं। और पसंद की कविता सुनाया सर, जन्मना कविता है ये। यह रहा मूर्ति वाला मुख्य चौराहा, चौराहे के बीच में गड़ी मूर्ति महान आदमी की है, चलो नमस्ते करो। उसने नाम सिर हिलाया, मेरे बार बार कहने पर कि करो ना नमस्ते वह रोने लगी। बोली, पापा मुझे डर लगता है, यह तो किसी भूत की मूर्ति है ना, यहाँ से कहीं और दूर ले चलो, चलो ना पापा। मैं कुछ समझाता इसके पहले अपनी तोतली बोली में वह सुनाने लगती है दादी से सुनी कहानी। पता है ऐसे ऐसे एक राजा था गंदा, जिसके राज्य में सभी परेशान रहते। राजा के अत्याचार से जनता भूखी मरती थी। दुखी जनता क्या करती, तो एक दिन सभी ने राजा को घेर लिया, फिर पत्थर मार मार के राजा को मार डाला और लाश को शहर के मुख्य चौराहे के बीच में गड़वा दिया। मैं इतिहास का कोई प्रसंग देकर बच्ची को समझाना चाहता था, मगर इतिहास में तो सिर्फ जीतने वालों का जिक्र था, जहाँ जीतने वाले ताकतवर और महान बताए गए थे और हारने वाले जाहिर है जो जीतने वालों से कमज़ोर रहे होंगे, अत्याचारी। गनीमत इसी में थी कि मैं विषय बदल दूं, तो मैंने बच्ची को मूर्ति पर बैठी चिड़िया दिखाई। वो देखो वहाँ मूर्ति पर कितनी सुंदर चिड़िया। मैंने जो इशारा किया वह समय था और वहाँ चिड़िया होने की बात इच्छा वस्तु। दोनों का एक साथ मिलना प्राणों का लक्षण था। पंखों का फड़फड़ाया जाना डूबते पेड़ की चिड़िया का उड़ान भरना था। जहाँ विवरण प्रज्ञा चोंच में दबाए नीली स्लेट पर लगातार वह लिख रही थी जन्मना संदेश। साइबेरिया में जिसे गा रहे थे सारस, भरतपुर की दलदली झील में कैचुए जन रहे थे थोड़ी और धरती। मेंढक जोर जोर से दोहरा रहे थे बूंदों की गिनती। स्वर्ग में भी धान के खेतों से चिड़िया उड़ाती, एक कोने से दूसरे कोने तक ताबड़तोड़ भागती माँ अचानक ठिठकी। गुनगुनाते हुए सारस बधाई लेका गीत दोपहर में पीठ पर बंधा कलेवा खोलती है, जिसमें टुकुर टुकुर देखता बंधा पाती है मुझे। पिलाती है दूध तो धरती कुछ और हरी हो जाती है। दोपहर का खाना माँ आज भी इसी तरह खाती है। फिर पानी पीने उतर जाती है पुरानी बावड़ी की सीढ़ियाँ, जहाँ छपक छपक कर चढ़ाती है जल। दरवाजे पर डटे तुलदियल गणेश को बुदबुदाती हुई नातिन को सुनाई कहानी। मानो भूख से अब तक मर चुके
करोड़ों पुरखों को देती है देर तक, उनका सूख गया पानी। अद्भुत, कितनी मार्मिक कविता है, बिल्कुल मन को छू लेने वाली कविता। और आपके कवि कपूत में इस तरह की कविताओं की बहुत बहुतायत है जी। मैं बलराम जी ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर और बेहतरीन कविताएं लिखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि आपकी जो वांछित कविता थी, जिसके लिए आप कवि बने, क्या वो कविता लिख ली गई है या अभी भी आपके मन में कोई और आकांक्षा है कि आप और भी कोई दूसरी कविता लिखें? अगर वैसी कोई कविता लिखने की आकांक्षा आपके मन में अभी है तो वो कविता कैसी होगी और किस रूप में होगी, इसकी कुछ रूपरेखा अब मैं जानना चाहता हूँ। वर्मा साहब, कविता का लिखना तो निरंतर है, हालांकि बहुत धीमा है, जैसे मेरा ये मास्टर कविता है जो लिख ली है, लेकिन वो प्रक्रिया तो कविता की चलती रहती है, दिमाग में लगातार चलती है, जिसमें कई कविताएं तो बरसों की प्रक्रिया के बाद वो अंदर उनका वो सृजन चलता रहता है और फिर वो एक स्वरूप लेती हैं। और कविताओं को मैंने ये देखा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अनिश्चय के सच का संज्ञान लेती है कविता, तो ये तब अंदाज़ा लगा कि जब आप कविता बनाते हैं तो कुछ चीज़ें जो आपके उसमें नहीं होती लेकिन सरोकार से कहीं जुड़ती हैं, दूर जाके उनके कार्य कारण जुड़ते हैं, जिनकी पड़ताल कविता को करनी है, साहित्य को करनी है, तो वो उसमें आ जाती है खिंच के। एक कविता बड़ी ज़ोरदार थी, शादी की 40वीं सालगिरह, जिसमें शादी तय होने का प्रसंग है और पत्नी कहती है कि मैं उस मामा को ढूंढूंगी जिसने मेरी शादी तय कराई थी, परेशान हो गई तुम्हारे साथ शादी करके। तो वो पति बोलता है कि भाई मैं भी तो उस मामा को ढूंढ रहा हूँ। तो दोनों उस मामा को 40 साल तक ढूंढते रहते हैं और इस ढूंढने की प्रक्रिया में एक दिन एक पॉलिटिकल राजनीतिक मामा उसमें फंस जाता है। तो कविता की ये जो प्रक्रिया है, किस तरह से चीज़ों का संज्ञान लेती है, किस तरह से सरोकार से जोड़ती है, तो ये प्रक्रिया तो निरंतर है। और मेरा ख्याल है कि अच्छी कविता और बड़ी कविता तो लिखी जानी है सर, और वो तब लिखी जानी होगी जब। पर एक आरोप ये भी है, लगाया जाता है आजकल, कि आजकल कुछ आप जन कविताएं लिखने लगे हैं और जिस तरह की गंभीर और दार्शनिक प्रश्नों को लेकर के आपने कविताएं, आपकी पहले की कविताएं आई हैं, अब उनमें आपका जो विट है वो कुछ प्रमुख रूप से आ रहा है और वो उस तरह से उतनी बौद्धिक नहीं है जितनी पहले की आपकी कविताएं थी। ये आप क्या पॉपुलर होने के लिए कविताएं लिख रहे हैं या इसका सबब क्या है? नहीं, ये तो प्रवृत्ति में नहीं था, शुरू से ये भी नहीं था कि पार्टियों से जुड़ना है तो उनके मैनिफेस्टो लिखने हैं। पोस्टर कविताएं पोस्टर नहीं लिखी, और शायद ये कारण था कि काफ़ी पीछे छूटना पड़ा, क्योंकि जो लोग उस पूरे ग्रोह और संगठन में थे जहाँ इसकी राजनीतिक ज़रूरत हो सकती है, शायद उन्हें सीधे सीधे इस काम की नहीं लगी वो, क्योंकि वो तो एक हथियार की तरह चाहिए वहाँ कविता, जबकि कविता वो नहीं है। कविता तो आज बड़ी सुंदर बात एक आई, हमारे अशोक शाह कवि हैं, उन्हें लिखा कि जो सत्य है वो कभी जीतता नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात, वो एक कवि कह रहा है कि सत्य इसलिए नहीं जीतता है कभी कि वो लड़ता ही नहीं है। मतलब लड़ता वो है जो झंझट वाला मामला है, जो गड़बड़ है, तो उससे लड़ने अगर सत्य खड़ा होगा तो उसको भी उसी प्लेन में आना पड़ेगा, उसी आधार में आना पड़ेगा। तो फिर सत्य क्या हुआ? तो सत्य सहज भाव से इस तरह से होता है जो आमूल चौल, जैसे गांधी का सत्य था, तो वो कहीं लड़ने और लाठी मारने और मार काट की बात नहीं करता, पर पूरे मानवीय उसके अंतर, जो उसके अंदर मनुष्य है उसको बड़ा बनाने को, उसको सच का आग्रह उसमें भरता है। तो कितनी सुंदर बात थी। अभी ये रावण और उसको लेके राम को, उन्हें आज ही मैंने देखा, उनका एक कमेंट था, उन्हें लिखा कि सत्य कभी जीतता इसलिए नहीं है कि वो भाग नहीं लेता लड़ाई में। इस परिदृश्य पे आप कोई कविता, ऐसी मौजूद कविता आप क्या? एक हिस्सा सर सुनाते हैं आपको। एक हिस्सा है, हमने एक ये है कि जो जितना जानता है वो उसको सच समझता है और जो उसको नहीं पता होता उसको झूठ समझता है। कविता लंबी है, एक हिस्सा उसका सुनाता हूँ आपको। हमें अक्सर यह लगता है कि दुनिया में सच कम से कम है और झूठ का ही बोलबाला है, क्योंकि आदमी जानता कितना है, आदमी के बारे में नहीं जानता, उसकी जानकारी नहीं है, और दुनिया में इतना जानने के लिए अनंत और अनादि है। तो कविता का एक हिस्सा है, हमें अक्सर यह लगता है कि दुनिया में सच कम से कम है और झूठ का ही बोलबाला है। हमने अपनी नासमझी में अपने ही बिंब से लगातार टकरा टकरा कर लहूलुहान होती चिड़िया की तरह लड़े। सच और झूठ के भीषण, अमानवीय, अनैतिक,
कथित धर्मयुद्ध, गढ़े नरसंहार, फिर अपनी ही छवि में खोजा अपने लिए एक सुविधाजनक ईश्वर अवतार। तो कुछ थोड़ी लाउड इस तरह की भी कविताएं आई जो एक बार फिर देखती हैं कि हमारे धर्म की अवधारणा क्या थी, मनुष्य ने धर्म को किस लिए बनाया। और उसमें एक सुंदर प्रसंग देखिए आप, 4 लाइनें उसकी भी हैं, कवि कपूत से ही हैं ये लाइन। मैंने, हाँ देखिए, मैंने प्रयत्नों को सार कहा, कवि कपूत में लाइन आती है अंत में, मैंने प्रयत्नों को सार कहा, विफलताओं को धर्म, अज्ञानता को प्रार्थना की तरह गाया। मतलब अगर आप देखें, हाँ, तो धर्म का जो स्वरूप बना और किस तरह से चीज़ों को आगे हमारे उसमें आई, और इसीलिए जो धर्म का जो स्वरूप होना चाहिए था वो आज किस तरह की पीड़ा और कष्ट का कारण बना। तो इन सब चीज़ों को, साहित्य को और कला को मेरा ख्याल एड्रेस करना है और उनसे अपने सरोकारों को जाहिर करना है। एक आपकी बहुत ही मार्मिक कविता है, अगर उसमें हो, जिसमें मैं आधार ढूंढता हूँ, मैं भारत का। हाँ जी, हाँ, जैसे आपने कहा ना, कुछ समसामयिक चीज़ों पर भी कविताएं हैं, जैसे अभी आधार का एक चला कि आधार, कटाक्ष वाली कविता तो है, लेकिन जितना मर्म को वो भेजने वाली कविता है और एक नागरिक को उसकी हैसियत बताने वाली, जताने वाली कविता है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई भी दूंगा इतनी सुंदर कविता के लिए। जी बताएं। धन्यवाद। अपना आधार खोजता हूँ, समय ने इतनी तेज़ी से किए अपने हस्ताक्षर कि उसका मिलान न हो सका जीवन बैंक में उपलब्ध मेरे हस्ताक्षर से। तब चेहरे से मिलान करने की बात हुई, काउंटर पर बैठी सुंदर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करें सर, आपका चेहरा भी अब मेल नहीं खा रहा हमारे रिकॉर्ड से। पर ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि वैसे भी आपके खाते में अब बहुत ही कम बचा है आपका जीवन बैलेंस। यह ठीक है कि आप थोड़ा थोड़ा दिखते हैं महात्मा गांधी की तरह, सोच विचार में भी लगते हैं कुछ कुछ गांधीवादी, पर भरोसे के लिए इतना पर्याप्त नहीं। आप तो जानते ही होंगे कि आजकल कितना संदिग्ध और लगभग देशद्रोही है गांधीवादी होना। अतिवादी राष्ट्रवादियों के लिए तो अब गांधी एक गाली है सर। फिर उसने मुझसे मेरा आधार मांगा। मैंने कहा, मैं इस देश का नागरिक, क्या इतना पर्याप्त नहीं? उसने कहा, आपकी नागरिकता शक के दायरे में है सर, अब उसका अपना कोई अर्थ नहीं, आप तो अपना आधार दिखाइए। तेजी से अंधकार में खिसक रहे समय, बढ़ते आपसी अविश्वास, असहिष्णुता, सांप्रदायिक उन्माद के बीच मैं निरीह नागरिक अपना खोया हुआ आधार खोजता हूँ। क्या बात है, बहुत बलराम जी, आपसे बात करने का तो लगातार मन हो रहा है, और जिस तरह से आप अपनी कविता कहते हैं और उसके साथ कविता के अलावा आप जीवन, समय, संस्कृति की जो व्याख्या करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रबुद्ध कवि हमारे बीच में होना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी और हम शिद्दत के साथ, आराम के साथ, फुर्सत से आपसे बहुत सारी कविताएं सुनेंगे। मैं अभी आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व रंग के कार्यक्रमों में आप हमारे सहयोगी हैं, सहयात्री हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इसी स्नेह से, इसी सहयोग से हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर कोई आप मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं, आखिरी कोई मैसेज, तो आप दीजिएगा। मैसेज क्या है? एक मैसेज यही है कि ये जो मैंने जैसे कहा आपसे निवेदन कि जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी भाषा है कला और संस्कृति, और विश्व रंग ने ये अवसर हम सबको दिया है कि हम सब उसके हिस्सेदार हुए हैं। और ये बात हमारी ये जो प्रतिरोध है, सांस्कृतिक प्रतिरोध, ये हम पूरे विश्व में परिवार बन रहा है और उसमें लोग जुड़ते आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब का कि आपके साथ चर्चा का अवसर मिला। मैं आप सबका आभारी हूँ, विश्वविद्यालय का भी आभारी,
और आप सारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद में मैं संतोष चौबे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो विश्वरंग के प्रणेता है और उन्होंने जो इस तरह सपना का एक देखा है। अवसर दिया जिसके सपने में हम सब शामिल हुए और हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में हम सब जुटे हुए हैं। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। विश्वरंग 2020 के लेखक से मिलिए के इस सत्र में आप सबका बहुत स्वागत है। इस सत्र में हमारे साथ आज हैं हिंदी के प्रख्यात और कहूँगा कि वरिष्ठतम आलोचक डॉक्टर धनंजय वर्मा, जिनके इतने सारे आयाम हैं कि अगर उनसे बात की जाए तो लगभग पूरा दिन उनसे बातचीत के लिए लगेगा। वे रचनाकार हैं। शुरुआत में उन्होंने कहानियाँ और कविताएं लिखी, फिर उन्होंने काव्य आलोचना लिखी और अंततः कथा आलोचना में उनका नाम इस तरह हम लोगों के पास है कि वो अब कथा आलोचक की तरह ही ज़्यादा जाने जाते हैं। उनकी बहुत लंबी जीवन यात्रा रही है और रायपुर, जगदलपुर से शुरू करके सागर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपना पीएचडी हासिल किया और उसके बाद में वे कई संस्थानों में लेक्चरर, प्रोफेसर रहे, लेकिन अंततः वो उसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने जिससे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो एक बहुत लंबी जीवन यात्रा उनकी रही है। हाल ही में उनकी बहुत ही अच्छी एक किताब आई है। मैं चाहूँगा कि किताब का मैं आपको विमोचन या दर्शन कराऊं। आलोचक के बयान इस किताब का नाम है। इसमें उनके 21 साक्षात्कार हैं और अगर आप इस किताब को ही पढ़ लें तो उनकी सारी अवधारणाएं, सारी बातचीत आपके सामने आ जाती है। आलोचक के बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अपने समय की बहुत सारी आलोचना की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। डॉक्टर साहब की करीब 25 किताबें हैं और अभी 2-3 और नई आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि 30 किताबें उनकी हैं। और शुरुआत की जो निराला पर उनकी किताब थी, उससे लेकर कथा आलोचना तक और कई त्रयी उनकी हैं जिनमें कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरा मन एक किताब से नहीं भरता है, तो वो त्रयी के स्वरूप में भी हमारे सामने आई हैं। तो कुछ प्रमुख किताबें जो उनकी हैं उनका मैं नाम एक बार रख दूं। निराला काव्य और व्यक्तित्व, आस्वाद के धरातल पर अंधेरा नगर। निराला का उन्होंने एक पुनर्मूल्यांकन भी किया, वैसे ही जैसे मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन उन्होंने किया है। आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, आधुनिकता के प्रतिरूप, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र। फिर हिंदी कहानी पर उनकी 3 किताबें हैं, आलोचना के सरोकार, आलोचना की ज़रूरत, आलोचना का अंतरंग। जैसा मैंने कहा कि त्रयी के रूप में उनकी किताबें आती हैं और वो कई पक्षों को खोलती हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करते हैं। जी, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूंगा कि आपकी इतनी लंबी जीवन यात्रा रही है, आज आपका स्नेह हम लोगों के ऊपर रहता है और लगातार एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह आप हमारे साथ रहते हैं, तो ये हम लोग का सौभाग्य है। पर आप इस अपनी रचना यात्रा को अब किस तरह से देख पाते हैं और ये जो वैविध्य आपके जीवन का रहा है उस पर, और उसमें कोई एक दिलचस्प किस्सा आपके पास हो तो हमारे श्रोताओं को सुनाएं, कि आपके किस्से इतने सारे हैं। जी हाँ, मेरा निश्चित रूप से ये परम सौभाग्य है कि 5 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आज एक पूर्व कुलपति से बात कर रहे हैं और आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ कह दिया है और आपकी पूरी टीम का स्नेह मुझे
निरंतर मिलता रहा है। ये जो किताब आपने आज विमोचित की या लोकार्पित की जी, वो भी आप ही के प्रकाशन से छपी है, और इस प्रकाशन के जो संयोजक हैं मुकेश वर्मा के आग्रह पर, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बात यह है कि मैं जीवन यात्रा के बारे में तो बेहतर हो कि कम कहूँ, जी, क्योंकि हमारे शरीर की जीवन की यात्राएं करोड़ों लोगों की हैं। मुझ शरीर के शुरुआती जीवन का जो संघर्ष है वैसा करोड़ों लोगों का संघर्ष है। ऐसी कोई चीज़ जो आपके मन में अटक गई हो और आपको याद आती हो बार बार? नहीं, वो बात वो सिर्फ याद, हाँ ये बात सही है जी, कि उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ, मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ, तो जी इस पड़ाव में अतीत घूम घूम कर आता है, फिर कर लौटता है। जी, विशेष रूप से बचपन जो है वो मुझे बहुत त्रासदायक है। सार्त्र के शब्दों को कोट करूँ हाँ, तो मैं अपने बचपन से घृणा करता हूँ। बहरहाल, तो उसके बाद फिर संघर्ष तो खैर चलता ही रहता है, हर व्यक्ति संघर्ष करता है। मैं अपने रचना यात्रा से शुरू करूँ, रचना के बारे में बात करूँ, लेखन के, साहित्य के बारे में। जी, प्रारंभ तो शुरुआत मैंने भी कविता, कहानी और निबंध वगैरह से की थी। जगदलपुर एक बहुत छोटा सा कस्बा, 47-41 के आसपास मेरे नाना मुझे वहाँ ले गए थे। मेरे पिता का देहांत हुआ था नरसिंहपुर ज़िले में। उसके बाद फिर वहीं पढ़ा, मैट्रिकुलेशन किया। वहाँ एक उस ज़माने के ICS, मुझे लगता है कि वो आखिरी ICS थे, RCVP नरोना। जी, मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। वो मेरे धर्म पिता की तरह थे। उन्होंने ही मुझे मेरी स्कॉलरशिप दिलवाई, मेरिट स्कॉलरशिप दिलवाई, क्योंकि उस दिनों बस्तर हाई स्कूल से बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शंस 2 लड़के आए थे, उनमें से एक मैं था वहाँ। तो बहरहाल वहाँ से निकले तो वहीं लाला जगदलपुरी एक वहाँ एक कवि थे। वो एक पत्रिका निकाला करते थे, पाक्षिक पत्रिका, जैसे महेंद्र गगन पहले निकालते हैं। जी, जी, तो उसमें मेरी पहली रचना छपी थी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। हम लोग जानते हैं लाला जी को। जी, हाँ, जी, अच्छा, जी, हाँ, आप तो उधर छत्तीसगढ़ भी जा बस्तर जा चुके हैं। जी, जी, तो वहाँ से मेरा, जिसको कहते हैं, बपतिस्मा हुआ साहित्य में। फिर उसके बाद जब मैं सागर विश्वविद्यालय में आचार्य नंदलाल वाजपेयी की कृपा से जब वहाँ मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिली, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से मैंने BA किया था, और चूँकि वहाँ से भी मैं मेरिट में आया था, इसलिए सागर में वाजपेयी जी के संपर्क ने ही मुझे आलोचक बनाया। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही मैंने प्रारंभ में एडमिशन लिया था, जी, तो वो उस वक्त उस ज़माने की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना, हाँ, त्रैमासिक, राजकमल प्रकाशन से छपती थी, अब भी छपती है शायद। वो वाजपेयी जी उसके संपादक थे। तो महादेवी वर्मा की 2 किताबें, पथ के साथी और क्षणदा, उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए दी कि तुम इसकी रिव्यू करके लाओ। जी, शायद वो परीक्षा लेना चाहते थे, तो मैंने रिव्यू करके दी, और मुझे सुखद आश्चर्य ये हुआ कि वो रिव्यू ज्यों की त्यों आलोचना में छप गई। और उसके बाद फिर रेणु के उपन्यास दिए वगैरह वगैरह। यहाँ से आलोचना की जो शुरुआत हुई, और फिर निराला पर मैंने MA का डिसर्टेशन लिखा, जो निराला काव्य और व्यक्तित्व के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका खुद वाजपेयी जी ने लिखी। तो ये यहाँ से मैं आलोचना आप शुरू से ही आलोचक की तरह पहचाने गए। हाँ, आलोचक की तरह पहचाने गया। हालांकि कविताएं मेरी छपी थी, जी, ज्ञानोदय में छपी, कविता शब्द में, कविता में है, कहानियाँ छपी, कहानी में छपी, नई कहानियाँ में छपी, उन दिनों की चर्चित पत्रिकाओं में।
लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ ये कि मैं आलोचना का ही होकर रह गया। हाँ। बात दरअसल ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके बहुमुखी प्रतिभा के का धनी नहीं मैं हूँ। मेरा एक ही मुख है, आप और मैं एक ही ट्रैक पर चल सकता हूँ एक साथ। मैं आपका आप सरीखे लोगों का से मतलब एनविएबल क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं वो है कि आप उपन्यास भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, नाटक भी, ऐसे कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुझसे ये नहीं हो सद पाया। डॉक्टर साहब, आपका एकेडमिक कैरियर तो बहुत ही ब्रिलियंट रहा और अंततः आप उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। एक सवाल जो आपसे बहुत सारे लोग पूछते होंगे, और पहला मुझे लगता है कि आलोचना पे आते हुए मैं भी ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत तो आपने काव्य आलोचना से की, आपने निराला पे लिखा, फिर रही आपकी है, और उसके बाद आप कथा आलोचना में कैसे आ गए और अचानक कथा आलोचक कैसे पहचान आपकी बनी, और नई कहानी के समय जी वो दरअसल कारण वही था। वो दरअसल ये था कि नई कहानी की वो शुरुआत थी। कहानी पत्रिका में नई कहानियाँ नई शुरू हुई थी, इलाहाबाद से निकलती थी। श्रीपत राय उसके संपादक थे, प्रकाशक थे, संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। फिर वो शिफ्ट होकर के आ गए नई कहानियाँ में। तो नई कहानियों में मेरी कहानी भी प्रकाशित हुई, और उसके बाद कहानी पर आलोचना की शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत यद्यपि पहले हो चुकी थी, लेकिन नई कहानी की शुरुआत, नई कहानी की आलोचना की शुरुआत में मुझे आमंत्रित किया गया। मेरी टिप्पणी आमंत्रित की भैरव प्रसाद गुप्त ने और कमलेश्वर ने। 57-58 की बात होगी। ये 59-60 की जी। तो वो उरूज का दौर था। मैंने नई कहानी पर आलोचना लिखना शुरू की, और चूँकि नई कहानी काफ़ी विवादास्पद रही है, पीढ़ियों का संघर्ष ये और वगैरह वगैरह, तो चूँकि वो उस विवादास्पद स्थिति को मैंने झेला और कहीं उसमें शरीक भी हुआ, शामिल भी कर लिया गया, हाँ, ये कहिए कि खींच भी लिया गया। जी। तो इसलिए वो चर्चा ज़्यादा हो गई। वरना मैं समझता हूँ काव्यालोचना के मेरे ज़्यादा ग्रंथ हैं, ज़्यादा किताबें हैं। जी। 25 किताबों में से आपकी 15-20 किताबें काव्यालोचना पे हैं, और तीन किताबें हैं मेरी कथा आलोचना पर। तो चूँकि कथा आलोचना हिंदी में शुरुआत में थी नहीं, बख्शी जी ने शुरू जरूर कर दी थी, और लेकिन नयापन जो कहानी का नयापन जो आया, उसकी आलोचना के कारण, कथा आलोचना के कारण मुझे कथा आलोचक के रूप में निस्बतन ज़्यादा ख्याति मिली। जी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ये सवाल उठता है कि पहली बात तो नई कहानी में नयापन क्या था जी, और नई कहानी पर जब आपने लिखना शुरू किया, उसके बाद आप लगभग 6 दशक से आलोचना में हैं, तो इस बीच के परिवर्तनों को आप कैसा देखते हैं, और आज आप क्या पाते हैं कि कथा आलोचना की क्या स्थिति है? मतलब मूल रूप से नई कहानी से लेके अभी तक कथा आलोचना में आप क्या देख पाते हैं, क्या परिवर्तन देख पाते हैं? बीच में हमारे पास में नामवर सिंह आए, सुरेंद्र चौधरी वगैरह भी थे। हाँ, नहीं वो हमारी बहुत सारे मेरी कंटेम्प्रेरीज थे वो लोग। जी, विजय मोहन सिंह, हम लोग सब कंटेम्प्रेरी रहे हैं। जी। तो आप कैसे देख पाते हैं कथा आलोचना के विकास को? नहीं, मैं समझता हूँ कि इधर जो नई कहानी युवा कहानी आ रही है, अब जाहिर है कि हर युग का अपना एक टेम्पर होता है, अपनी एक मानसिकता होती है, उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दबाव होते हैं जिनसे कि आदमी गुजर रहा होता है। लेखक ख़ास तौर से गुजर रहा होता है, चूँकि वो अधिक संवेदनशील है, इसलिए वो उनके प्रभावों को ज़्यादा जज्ब कर पाता है और व्यक्त करता है। मुझे इधर ध्यान से देखें तो कहानी में कहानी वैसे भी वाचिक परंपरा की कहानी रहेगी जी, कहने की कहानी है जी, कहानी की। तो कहन जो है इस वक्त अधिकांश रूप में बोलचाल की, स्पोकन वर्ड की, बोले गए शब्द की विधा है वो। तो इधर कुछ और ज़्यादा मुखर होकर आई है वो जी। और उसकी आलोचना में अब जाहिर है कि
एक पीढ़ी के और एक मानसिकता के कारण अब हम व्यतीत पीढ़ी के कहे जा सकते हैं। नई पीढ़ी के मसलन मुकेश वर्मा जी और जो कहानियाँ लिखते हैं, आप जो कहानियाँ लिखते हैं, उनमें और नई कहानी के दौर में की कहानियों में एक खासा अंतर आपको दिखाई देगा। नहीं, मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा था कि ये आरोप आज के समय पे लगता है कि जिस तरह की आलोचना आप लोगों ने की जी या नई कहानी को जिस तरह के आलोचक मिले जी या उसके बाद के कुछ दौर में आलोचक रहे, जी वैसे आलोचक अब रह नहीं गए हैं और कहानी को ठीक से देखा नहीं जा रहा है। तो आपने एक जगह कहा है कि आलोचना में लोचन शब्द आता है जी, आँख और समग्र रूप से देखना जो है वही वो आलोचना का जी, काम है। जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आज की कहानी को देखा नहीं जा पा रहा है? तो क्या ये देखने की दृष्टि है ये डिसइंटीग्रेट हो गई है? मतलब क्या ये कुछ इसमें फ्रेगमेंटेशन आया है और समग्रता जो है पकड़ में नहीं आ रही? नहीं, अब एक लिहाज से देखें तो समग्रता भी, ये युग अभी टोटलिटी का रह नहीं गया है। जी जी। वो जो समावेशी दृष्टि पहले जो हुआ करती थी वो नहीं है जी। एक किस्म का उत्तर आधुनिकतावाद ही विखंडनवाद हो गया है। जी बिल्कुल। कंस्ट्रक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार अभी जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी के जो आलोचक हैं, युवा आलोचक, हाँ जिनको मैंने पढ़ा है, मैं यदि इसे आप अन्यथा ना लें, हाँ तो मुकेश वर्मा अच्छे कहानीकार के साथ कहानियों की जो टिप्पणियाँ समावर्तन में वो लिख रहे हैं या जिस तरह से कहानियों को, कहानीकारों को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो आलोचनात्मक दृष्टि है वो हमसे भिन्न है। हाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, हमसे कैसे भिन्न है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, उन्होंने श्रीकांत वर्मा जो हमारे ज़माने के लेखक थे, जी जी, है ना, उन्होंने एक कहानी लिखी थी शव यात्रा। उस वक्त उसका जो मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया जी, उससे बिल्कुल भिन्न इंटरप्रिटेशन मुकेश वर्मा का है, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग। हालांकि अब थोड़ी सी सहिष्णुता इधर कहें हम बढ़ी है, हाँ। हमारे ज़माने की तुलना में। जी, बल्कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद आता है कि आलोचना सहनी चाहिए, आलोचक को अपनी आलोचना सहनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरे ज़माने में ऐसा नहीं था। जी, मुझे याद है कि सिर्फ आलोचना के कारण, मेरी स्पष्टवादी आलोचना के कारण मुझे विरोध झेलना पड़ा, व्यक्तिगत स्तर पर विरोध झेलना पड़ा, आजीविका के स्तर पर झेलना पड़ा। जी, मैं अब नाम लूँ सीधी, वो श्रीकांत वर्मा ने ही, जी, क्योंकि मैंने उनकी एक प्रेम दर्शन जो तथाकथित उन्होंने व्यक्त किया था, उसकी आलोचना लिखी थी। तो वो इतने नाराज हुए, ही टुक इट अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल एनिमिटी, एक व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह उन्होंने स्वीकार किया। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो मुझे ये ठीक है, मतलब लोकतांत्रिकता बढ़ी है। हाँ। और कहानीकारों के बीच में भी लोकतांत्रिकता बढ़ी है, लेकिन इसका भी एक डॉक्टर साहब विरोधी पक्ष भी है कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ा है और कई बार लेखकों को सोशल मीडिया से भी किल कर दिया जाता है। नहीं, तो अब ये तो संतोष जी आप देखेंगे कि इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम है वो। जी जी, ये जो थॉमस मान ने जो कहा था ना जी, कि मानव स्थिति और नियति जो है राजनीति ही तय कर रही है आजकल, तब से ज़माने से, और आज भी हो रहा है। तो आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, आज जिस तरह की समाज नीति है, आज जिस तरह की अर्थनीति है, वो सोशल मीडिया उसी पे आ रहा है। जी, आई मीन सोशल मीडिया इज रिफ्लेक्टिंग जो कयाटिक या जो अस्तव्यस्तता की जो स्थिति है, वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि ये समग्रता की दृष्टि लौटेगी कभी, या हमें इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में यथार्थ को देखना पड़ेगा और कहानी नहीं, लौटेगी तो ज़रूर। उसकी वजह दरअसल ये होती है जी कि जहाँ जब डिसइंटीग्रेशन एक सिचुएशन होती है, जी,
जब वो अपने चरम पे होती है तो फिर वो अपने को इवॉल्व करती है। हाँ और मुझे एक याद आता है, किसिंजर से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, हाँ तो कहने लगे लेट इट ग्रो टू इट्स क्लाइमेक्स, इट विल सॉल्व इटसेल्फ। जी जी ये जो कयास है ये हम हमेशा नहीं रह सकते। आपने जो अनुवाद किया है शोमाकर का, जी वो भी इसी की ओर जी, वो इशारा इंगित कर रहा करता है, वो इंगित इस कर बात रहा को है। इंगित करता है कि वापसी होगी वापसी और नई होगी। तरह की शुरुआतें होंगी। होगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कथाकारों को जो ये एक दिक्कत इस समय महसूस होती है कि नहीं, उनको- कथाकारों के पूरे साहित्यकारों को हो रही है, हाँ? आलोचना उन्हें उतनी नहीं मिल पा रही। युवा कथाकार लगातार ये शिकायत करते हैं। तो उससे जुड़ा एक सवाल और भी है जिस पे आपने टिप्पणी की है अपने यहाँ, कि काव्य आलोचना के जो प्रतिमान हैं जी उनको कथा आलोचना पर लगाने के बारे में, जी तो आपने ये कहा है एक जगह पर कि ऐसा कोई विभाजन नहीं है, हाँ और आलोचना आस्वाद की दृष्टि से और समग्र प्रभाव अन्विति जी, की दृष्टि जी, से जी, देखी जानी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप श्रोताओं को थोड़ा आलोचना का आपका जो दृष्टिकोण है इस बारे में बताएं कि क्या काव्य आलोचना और कथा आलोचना में कोई भेद होना चाहिए, और नहीं तो हमारे प्रतिमान किस तरह के? नहीं, बात दरअसल ये है कि चाहे वो भारतीय दृष्टि हो या चाहे वो पश्चिमी दृष्टि हो, जी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विभाजन है आप कथा और कविता का, कविता में भी या नाटक का, अब जैसे उदाहरण के लिए जो भरत का नाट्यशास्त्र है वो संपूर्ण कलाओं पर लागू होता है, जी वो सिर्फ नाटक पर लागू नहीं होता, वो काव्य भी उसी में है। या जैसे हमारी भारतीय दृष्टि है कवि, तो कवि का तात्पर्य है रचनाकार। जी अब रचनाकार चाहे वो किसी भी विधा में लिखे, जी तो जो सौंदर्य शास्त्र जो होगा, जिसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, द साइंस ऑफ क्रिएटिविटी, जिसे मैंने एक दूसरा नाम दिया है रचना का शास्त्र, कहानी का रचना शास्त्र, तो वो चूंकि हर कला उसी प्रक्रिया से गुजरती है, चाहे रचना प्रक्रिया हर कला की वही होती है। तो आप कहेंगे कि ये बात पेंटिंग और संगीत तक जाएगी? जी 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 जी, वो वहाँ तक जाएगी। जी, आप खुद आपने खुद अपनी कला चिंतन में, कला समय में, जी, और वो जो दूसरी पुस्तक है अपने समय में और कला की संगत, हाँ, जी, इसमें खुद आपने इस बात को स्वीकार किया है कि संगीत भी उसी तरह रचा जाता है जी, जैसे नाटक रचा जाता है। भावनाएं, अभिव्यक्तियां, अभिव्यक्ति की प्रोसेस, संप्रेषण, ये सब जो का त्यों होता है। इसीलिए इस तरह का विभाजन किया नहीं जाना चाहिए। जी, हमारे ज़माने में तो हुआ था। जी जी, एक कवि थे श्रीकांत वर्मा ही मैं बताऊं, उन्होंने कहा था कि कहानी दोयम दर्जे का लेखन है। और एक राजेंद्र यादव थे, उन्होंने कहा कि कविता के दिन अब लद गए, ज़माना अब कहानी का है। तो मैंने कहा कि मैंने उस पर टिप्पणी की थी कि ऐसा विभाजन किया नहीं जा सकता। जिस ज़माने में आप नई कहानी के उत्थान पर थी, उसी ज़माने में मुक्तिबोध रचना कर रहे थे। जी जी, बिल्कुल, कवि के रूप में, बिल्कुल, है ना। और श्रीकांत वर्मा पर जो मैंने टिप्पणी की थी कि कहानी दोयम दर्जे का लेखन नहीं है, आपकी कहानी है दोयम दर्जे की हो सकती है। जी जी जी। तो इस तरह की चीज़ों के कारण भी मेरा विरोध ज़्यादा हुआ। मित्रों, ये बहुत दिलचस्प है कि एक बहुत ही वरिष्ठ आलोचक हमारे समय के इस बात को इंगित कर रहे हैं कि आलोचना को भी समग्रता की ज़रूरत है, और हमें यदि अपेक्षा है कि हम काव्य आलोचना अलग प्रतिमानों पे करेंगे और कथा की आलोचना अलग प्रतिमानों पे करेंगे, तो शायद ये बहुत सही अपेक्षा नहीं है। और एक ऐसी समग्र दृष्टि उभरनी चाहिए जिससे कि हम कलात्मक धरातल की पहचान कर सकें, उसके आस्वाद की पहचान कर सकें, उसके प्रभाव अन्विति की पहचान कर सकें। और डॉक्टर साहब ने ये बात बहुत ही विस्तार से अपनी सैद्धांतिकी में विकसित की है, और वो कई बार इस बात को कहते भी रहे हैं। आप डॉक्टर साहब भारतीय परंपरा के बारे में, क्योंकि वहाँ बात आ गई है जी, तो ये कहूँगा कि कहानी में विशेषकर जी, कहानी को शॉर्ट स्टोरी और एक पश्चिमी प्रभाव वाली विधा माना जाता है। आपने ये कहा है कि नहीं, भारतीयता हाँ,
ही हमारा नहीं, वो दरअसल मैंने उस पर कहा भी है कि ये हिंदी के प्रोफेसर्स और हिंदी के आलोचकों ने जी ये भ्रम फैलाया कि शॉर्ट स्टोरी से कहानी आई है और नॉवेल जो है, उपन्यास जो है वो नॉवेल से आया है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है। जी। हमारे यहाँ भारतीय आख्यान परंपरा बहुत समृद्ध है। मैं फिर पद्मलाल बख्शी का नाम याद करूँगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पूर्व का आख्यान जो है, और विशेष रूप से भारत का आख्यान, निरंतर 12 शताब्दियों तक संपूर्ण विश्व को कहानियाँ देता रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा इस रूप में हम देखें तो ये भारतीय जो परंपरा है वो प्रतीकात्मक रूप से इंटीग्रेटिव रही है, हाँ समावेशी रही है, जी, जी। समग्रता में देखनी, टोटलिटी में देखनी है। आप यहाँ ध्यान से देखें, जहाँ आधुनिकता पर जब मैंने काम किया तो मुझे स्टीफन स्पेंडर का कि स्ट्रगल ऑफ मॉडर्निटी का एक वाक्य याद आता है कि आधुनिकता इज सीइंग थिंग्स इन देयर टोटलिटी। बिल्कुल। किसी भी बिल्कुल। यानी आधुनिकता का बोध ही समग्रता का बोध है, संपूर्णता का बोध है। ये बहुत मजे की बात और है एक अजीब बात जी, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेदांत जो है वो क्या कहता है बिल्कुल। कि स्वयं पूर्ण बनो और दूसरों को भी पूर्ण बनाओ। आप ध्यान से देखिए चीजें कहाँ से कहाँ मतलब आध्यात्मिक चेतना भी वहीं पहुंचती जी। है। मैं वही कह रहा था जी। आपसे। बहुत ही दिलचस्प है कि जिस तरह से आपने ये सोचा, ये कहा। भारतीय जीवन शैली में स्वास्थ्य को लेके भी यही बात है कि जी। आप मनुष्य को समग्रता में देखिए। नहीं, स्वास्थ्य का मैंने एक उस पर से बड़ी मजेदार बात हुई। एक सज्जन बातचीत हो रही थी तो मैंने पूछा आप स्वस्थ हैं? हाँ तो कह लगे हाँ स्वस्थ हूँ। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, स्वस्थ का अर्थ समझते हैं आप? जी तो वो बड़े चौंके, कहने लगे आप क्या यहाँ पढ़ा रहे? नहीं, मैंने कहा नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। स्वस्थ का मतलब ये स्व में स्थित है, जो अपने स्व में स्थित हो। अब ये स्व में स्थित आपने शूमाकर को ट्रांसलेट किया है, उसमें आत्मबोध शब्द का जी, इस्तेमाल बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। ये आत्मबोध कहाँ से आता है? ये स्व में स्थित होने से ही आता है। जी। अब स्वस्थ का मतलब ही है जो स्व में स्थित हो। जो स्व में स्थित होगा तो वहाँ नेगेटिविटी नहीं होगी, जी जी बिल्कुल। वहाँ शून्य नहीं होगा, वहाँ विरोध नहीं होगा, जी। वहाँ अपोजिट्स नहीं होंगे। जी जी और इन अपोजिट्स में ही संतुलन पैदा करना संश्लिष्टता है, सिंथेसिस है। बिल्कुल। आपने कुछ स्वतंत्रता को लेके भी यही बात कही थी कि जी। जो स्व के तंत्र में जी। या स्वायत्तता को लेके भी आपने जी, बात जी, कही। जी। तो क्या आप ये अपने स्वायत्तता की परिकल्पना पे एक दो बातें हमारे मित्रों को बताएं? कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ होता दरअसल ये है कि हम लोग जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको अंग्रेजी से लेने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि गांधी वाले प्रसंग में भी मैं कहूँ, और मैंने लिखा भी है ये, कि 1947 को हम स्वतंत्र ज़रूर हुए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। उसी दिन से हमारी एक दूसरी गुलामी शुरू हुई, और वो गुलामी थी अंग्रेजी की। पहले अंग्रेजों की गुलामी थी, फिर अब अंग्रेजी की गुलामी हो गई। तो जैसे अब स्वायत्तता को हम लोग ऑटोनॉमी के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। ऑटोनॉमी और स्वायत्तता में मैं समझता हूँ बहुत डिफरेंस है। स्व आयत्त करना यानी अपने आप को ग्रहण करना, बाहर को ग्रहण करना। या मुक्तिबोध को मैं ट्रांसलेट को कोट करूँ तो पर का स्वायत्तीकरण और स्व का परात्मीकरण, ये जब तक नहीं होगा तब तक काव्य की प्रक्रिया, रचना की प्रक्रिया, कहानी की प्रक्रिया, नाटक की प्रक्रिया, संगीत की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। मैं बहुत जल्दी से आपसे एक दो सवाल और पूछ लूँ जी। जैसा आपकी ये परिकल्पना अभी है और आप विकास की दृष्टि पे भी बोलते रहे हैं, तो यूँ तो आप अपने आप को मार्क्सवादी आलोचक की तरह से प्रारंभ आपने किया और मार्क्सवादी आलोचक मानते रहे, लेकिन आज आपकी जो विकास की दृष्टि है वो गांधी के बहुत निकट दिखती है। ये आपने शूमाकर का भी जिक्र किया। तो ये क्या समय के साथ है कि आपने दृष्टि एक्वायर करी, या आपको इसमें कोई द्वैत नहीं दिखता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि द्वैत है जी। उसकी वजह दरअसल ये है कि मार्क्सिज्म को एक जब डगमा की तरह देखे गया जी, तो
कट्टरता आ जाएगी उसमें। जी। और मैंने इसमें एक लंबा इंटरव्यू है, डॉक्टर विनय राजा राम ने मुझसे लिया था। उन्होंने यही सवाल पूछा है जी। कि आप मार्क्स को भी एक मार्क्सवादी आलोचना पर भी बात करते हैं, फिर गांधी पर भी जाते हैं, और फिर कहने लगे आपने विवेकानंद पर भी लिखा है या उनका भी उल्लेख किया है, तो इन चीज़ों में आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखते? तो मैंने कहा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता। मुझे लगता है कि मार्क्स वो जो भौतिकता है, वैज्ञानिक भौतिकता है, उस भौतिकता का अधिक मानवीय चेहरा गांधी में है। जी, ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो डॉक्टर साहब आखिरी सवाल पूछ लूँ जी। आपने मुक्तिबोध को कोट करते हुए कहा एक जगह कि बल्कि उनकी तर्ज पर ये बात कही है कि रचना जैसी है जी उससे बेहतर चाहिए। तो ये जो बेहतर रचना है ये क्या एक बेहतर सामाजिक स्वप्न से निकलेगी, या हमारी जीवन शैली से निकलेगी, या बेहतर रूप और कथ्य के समन्वय से निकलेगी? आप नए रचनाकारों को क्या बताना चाहेंगे कि वो बेहतर रचना के लिए क्या प्रयास करें और किस तरह से अपनी जीवन दृष्टि विकसित करें? ये जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो, मैं समझता हूँ कि जब तक स्वस्थित या आत्मबोध नहीं होता तब तक विश्वबोध भी विकसित नहीं होता। जी। और जब तक विश्वबोध नहीं विकसित होगा, आत्मचेतस, विश्वचेतस, समाज चेतस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। तो रचनाकार के लिए कोई मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, यू हैव टू बी मोर इंक्लूसिव रादर देन एक्सक्लूसिव। समावेशी अधिक दृष्टि होनी चाहिए हमारी आपकी जीवन की, और वो जीवन सिर्फ वैचारिक धरातल पर नहीं बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी। ऐसा नहीं हो सकता कि विचार तो हमारे बड़े ऊंचे हों, जो हमारे यहाँ ट्रेजेडी हुई। हाँ जी जी, कि विचार तो हमारा अद्वैतवाद का है। हाँ। लेकिन जीवन का जी उदाहरण क्या है? जी, है ना? ये इतनी उच्च नैतिक और आध्यात्मिक चेतना के बावजूद इस हद तक की गरीबी और इस हद तक की दरिद्रता और इस हद तक की स्वार्थपरता, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कहीं रिजॉल्व किया जाना चाहिए, और वो जीवन अपने आप होगा, करना पड़ेगा आपको। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी बातें सभी हमारे आज विश्व रंग में मित्रों को बताई। ये बातें पूरे विश्व में जा रही हैं। इस समय लगभग 15 से 20 देशों में ये कार्यक्रम हो रहा है, और वहाँ के श्रोता भी आपकी तरफ इस बार देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे। नए लोगों के लिए इसमें इतनी अच्छी बातें निकली, तो हम लोग डॉक्टर धनंजय वर्मा के बहुत आभारी हैं कि वो विश्व रंग में पधारे और उन्होंने अपनी समग्र दृष्टि थे इस आलोचना के बारे में, रचनात्मक संसार के बारे में और एक विश्व दृष्टि के बारे में हम सबसे बात की। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। नमस्कार। नमस्कार।